प्रिय विद्यार्थियों, विगत व्याख्यानों में हम लोग परफेक्शनिज्म यानी आत्मपूर्णतावाद के बारे में चर्चा की और उसमें हम लोगों ने ये देखा कि आत्मपूर्णता का अभिप्राय यह है कि हमारे अंदर जो भी शक्तियां हैं, चाहे वो भावनात्मक शक्ति हो या बौद्धिक शक्ति हो, उन समस्त शक्तियों का उन्नयन या अपग्रेडेशन ही आत्मपूर्णता है। क्योंकि जब तक बौद्धिक या भावनात्मक शक्तियों का उन्नयन नहीं होगा, तब तक समस्त आत्मा का या संपूर्ण आत्म विकास नहीं हो सकता। इसको लेकर के कई अभिमत हम लोगों के सम्मुख आए, जिसमें प्लेटो, एरिस्टॉटल और हेगेल का चिंतन प्रमुख रूप से था। आधुनिक युग में इसके दो समर्थक और हैं। एक है टी.एच. ग्रीन और दूसरा है फ्रांसिस हर्बर्ट ब्रेडले। इस व्याख्यान में मैं मुख्यतः टी.एच. ग्रीन के आत्मपूर्णतावाद के बारे में चर्चा करूंगा। टी.एच. ग्रीन अपनी आत्मपूर्णतावादी संबंधी नीति शास्त्र का प्रणयन जिस पुस्तक में वो करता है, उसका नाम है प्रोलोगोमेना टू एथिक्स। इस पुस्तक में प्रोलोगोमेना टू एथिक्स में टी.एच. ग्रीन एक नई थ्योरी देता है, जिस थ्योरी का नाम है ग्रीन्स थ्योरी ऑफ कॉमन गुड, यानी ग्रीन का सर्वगत कल्याण का सिद्धांत। अब ग्रीन के सर्वगत कल्याण के सिद्धांत से पूर्व हमें ये ध्यान देना होगा कि कोई भी नैतिक सिद्धांत के पीछे उसकी तत्वमीमांसीय संरचना जो है, ये निहित है। अब ग्रीन के थियरी ऑफ कॉमन गुड के पीछे क्या तत्वमीमांसीय संरचना है, इसके बारे में भी हम लोगों को बात कर लेनी चाहिए। ग्रीन का ये अभिमत है कि संपूर्ण विश्व में एक चेतन तत्व व्याप्त है और उस चेतन तत्व पर ही ये पूरी की पूरी सृष्टि, चाहे वो मनुष्य हो या जगत हो, उसी चेतन तत्व पर जो है वो अवलंबित है। इस प्रकार एक स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स जो है वह इस जगत में विद्यमान है। यही परम सत्य है और मनुष्य तथा प्रकृति दोनों में ये व्याप्त है। यानी जो ये कॉन्शसनेस है, ये जो चैतन्य तत्व है, ये मनुष्य में भी व्याप्त है और प्रकृति में भी व्याप्त है। प्रकृति की जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, वो ये बताता है कि इस विश्व में कहीं ना कहीं कोई चेतन तत्व व्याप्त है, जिसके कारण इस विश्व में एक बौद्धिक संगति या इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस या कॉन्शियस इंटेलिजेंस जो है वो देखने को मिलता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो ये जो कॉन्शियस एलिमेंट है, ये एक प्रकार से ये बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम है। ये देशातीत तथा कालातीत है। यानी ये चैतन्य की सत्ता जो है वह देश तथा काल के सत्ता का भी अतिक्रमण करती है। अब
इस शाश्वत सत्ता की प्रतिकृति जो है वह मनुष्य भी है और प्रकृति भी है। मनुष्य प्रकृति के ज्ञान को, नॉलेज ऑफ नेचर जो है उसको जो प्राप्त करता है, उसका कारण जो है वो चैतन्य है। हम कॉन्शस बीइंग हैं, इसलिए हम प्रकृति के ज्ञान को प्राप्त करते हैं। चैतन्य ही ज्ञाता और ज्ञेय, यानी जो नोअर और ऑब्जेक्ट है, इस नोअर और ऑब्जेक्ट दोनों में ही चैतन्य की सत्ता जो है वो विद्यमान है। ग्रीन का अभिमत है कि जहां तक विद्यमानता का प्रश्न है, वहां तक ये सभी मनुष्यों में प्रकृति मात्र में एक समान है। यानी चैतन्य की विद्यमानता जो है वह प्रकृति में और मनुष्य में एक समान रूप में पाई जाती है। किंतु इस तत्व की अभिव्यक्ति यानी समानता तो है सब में, चैतन्य में भी और जगत में भी, लेकिन इस चैतन्य की अभिव्यक्ति जो है वह भिन्न भिन्न प्राणियों में भिन्न भिन्न होती है। यानी ये सब मनुष्यों में एक समान नहीं होती है। चैतन्य की अभिव्यक्ति जो है वो सब मनुष्यों में एक समान नहीं होती है। और इस आधार पर जब एक समान नहीं होती है, तब प्रश्न ये उठता है कि सभी मनुष्यों में चैतन्य का निवास तो समान है, सभी मनुष्यों में चैतन्य व्याप्त है, और चैतन्य की इस व्याप्तता के आधार पर यह कहा जा सकता है कि चैतन्य जो है वो सब में समान है। सभी मनुष्य की व्यक्तिगत चेतनाएं जो है वो नित्य चैतन्य की प्रतिकृति है। तो क्या प्रत्येक मनुष्य में निसंगतः नित्य चैतन्य को उपलब्ध नहीं किया? यदि हमारे अंदर चैतन्य की मात्रा समान है, तो क्या हमने जो है चैतन्य को निसंगतः जो है वो प्राप्त किया या नहीं किया? यदि इस पर विचार किया जाए तो वास्तव में ये देखा जाता है कि नित्य चैतन्य प्रत्येक मनुष्य में तो है, किंतु उसने इसको उपलब्ध नहीं किया है, क्योंकि नित्य चैतन्य की उपलब्धि का अर्थ है पूर्णतया सचेत रहना, अर्थात प्रत्येक क्षण आत्मलाभ का मनन करते रहना। और आत्मलाभ का मनन करते रहना इतना दुष्कर कार्य है कि ये जो है सभी व्यक्तियों में उपलब्ध नहीं हो सकता। तो चैतन्य की मात्रा तो विद्यमान है, लेकिन इस मान्यता या इस चैतन्य पर हमें निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यानी उसी चैतन्य के बारे में हमें चिंतन तथा मनन करना होता है, जो कि बड़ा कठिन या दुष्कर कार्य है। इसलिए ये माना जाता है कि सबको ये प्राप्त नहीं है, ये उन्हीं को प्राप्त है जो इसके संसर्ग में जो है, इसके हम कहें कि जो समीप है, निरंतर ध्यान करते रहते हैं, ये उन्हीं के लिए उपलब्ध है। अब ग्रीन के दर्शन में एक दूसरा पहलू जो उभर करके सामने आता है कि जिस गुड की बात ग्रीन करता है, जिस शुभ या श्रेय की बात टीएच ग्रीन कर रहा है, उस श्रेय का नेचर क्या है? यानी हियर क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज the real nature of common good. The common good refers to what benefits all members of society, promoting cultivative well-being. Green believes that the common good is not merely an
aggregate of individual interest but a higher shared moral good. But what is good? Here primary question is what is good? शुभ या श्रेय क्या है? अब हम शुभ या श्रेय पर या शुभ या श्रेय के स्वरूप पर यदि हम दृष्टि डालें तो इसके पूर्व हम लोगों ने देखा कि सुखवादी जो है वो केवल सुख को ही शुभ मानते हैं। उनके अनुसार जो सुखकारी है वही शुभ है। इमैनुअल कांट जैसे नीतिज्ञों का मानना है कि केवल शुभ इच्छा ही शुभ है, यानी दोनों जो है शुभ के संबंध को इच्छा से जोड़ते हैं, सुखवादी भी और इमैनुअल कांट भी। किंतु कांट इच्छा के प्रयोजन मात्र को शुभ कहता है और जो सुखवादी है वह इच्छा की तृप्ति या फल को शुभ कहते हैं। इन दोनों के विपरीत यानी सुखवादी और इमैनुअल कांट, इन दोनों के विपरीत टी.एच. ग्रीन का अभिमत है कि शुभ वह है जो इच्छा को संतुष्ट करता है, यानी गुड इज दैट हु फुलफिल या हु सेटिस्फाई डिजायर। शुभ वह है जो डिजायर को सेटिस्फाई करे, डिजायर को संतुष्ट करे। मनुष्य की इच्छा सप्रयोजन होती है, मनुष्य की इच्छा का कोई न कोई विषय होता है, उसी विषय के अनुरूप, उसी सप्रयोजनता के अनुरूप मनुष्य अपने मस्तिष्क में एक आदर्श की कल्पना करता है, एक आदर्श को रचता है और उसी आदर्श को पाने का प्रयास करता है। जब उसे वह आदर्श मिल जाता है तब उसे सुख मिलता है और जब उसे वो नहीं प्राप्त कर पाता तो उसे कष्ट होता है। इस प्रकार ग्रीन इच्छा के अंदर फल और प्रयोजन दोनों को मानता है, यानी ग्रीन की विशेषता यह है कि वो इच्छा में प्रयोजन को भी सम्मिलित करता है और फल को भी। चेतनता अपने ज्ञान के सतत अनुसंधान को सबके सामान्य आदर्श के रूप में खड़ा करती है और इसी लाभ में अपने को कृतकृत्य समझती है और इस आधार पर वो जिस थ्योरी या सिद्धांत को रचती है उस सिद्धांत को ही कॉमन गुड या सर्वगत कल्याण के नाम से जाना जाता है। ग्रीन के अनुसार श्रेय या शुभ का एकमात्र आश्रय जो है वह नित्य चैतन्य है। नित्य चैतन्य को ही आत्मा या सेल्फ कहते हैं। अतः एकमात्र श्रेय जो है वह आत्मलाभ या सेल्फ रियलाइजेशन है। अब जब हम सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं तो हमें यह देखना होगा कि मनुष्य के अंदर जो है वो दो प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं। एक तो उसकी उच्च प्रकृति होती है, हायर नेचर, और दूसरा जो है उसका लोअर नेचर या निम्न प्रकृति होती है। यही अब उच्च प्रकृति जो है वह नित्य चैतन्य की प्रतिकृति है, यानी मनुष्य के अंदर जो हायर नेचर है वही जो चेतना है उस चेतना की, उस नित्य चेतना की, उस नित्य चैतन्य की प्रतिकृति है। यही जो है व्यक्तिगत चेतना है, इसी का लाभ नित्य चैतन्य का पूर्ण लाभ है। मनुष्य की निम्न प्रकृति में क्षुधाएं तथा वासना या विषय
भावनाएं जो है ये आती है, ये न तो श्रेय का आश्रय है और न ही इनकी संतुष्टि श्रेय का अंग है। हाँ, इनकी संतुष्टि श्रेय की शर्त अवश्य है। यानी जब तक ये संतुष्ट नहीं होंगे, मनुष्य का या मनुष्य को श्रेय की या गुड की उपलब्धि नहीं हो सकती। तो ये श्रेय का अंग तो नहीं है, लेकिन श्रेय की शर्त जो है वो अवश्य है। मनुष्य जब इस निम्नतर प्रकृति को संतुष्ट कर लेता है तो स्वभावतः जो है वो उच्चतम प्रकृति की ओर अग्रसर होता है। क्योंकि जब तक निम्नतम प्रकृति से मनुष्य असंतुष्ट रहेगा, तब तक स्वाभाविक रूप से उसका ध्यान जो है कहीं न कहीं इसी प्रकृति को भरने में लगा रहेगा और उच्च प्रकृति की ओर से उसका ध्यान जो है वो हट जाएगा और विमुख हो जाएगा। तो जो उच्च चेतना है वही चेतना इस निम्न प्रकृति को भी पुष्ट करके श्रेयस्कर जो है इसे बनाती है। अब यदि ये भावना, वासना या क्षुधाएं पूर्ण न हो तो कहीं न कहीं आत्म लाभ में ये बाधा प्रदान करती है। और जब ये आत्म लाभ में बाधा प्रदान करेंगी तो स्वाभाविक है कि आत्मा जो है इन्हीं के बारे में चिंतन करेगी, मनन करेगी, सोचेगी। अतः निम्न प्रकृति की तृप्ति जो है ये श्रेय का अंग नहीं है, किंतु आरंभ बिंदु है। और श्रेय के अंग वो विषय हैं जिनको चिंतन में ही प्राप्त किया जा सकता है। ये विषय मनुष्य की उच्च प्रकृति से संबंधित रहते हैं, इनके लाभ को ही आत्म लाभ कहा जाता है। अब यह लाभ ये इंडिविजुअल नहीं है बल्कि कॉमन है, ये सर्वगत है। क्योंकि आत्मा जो है, आत्मा का जो लक्षण है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ है, वो सर्वगत और सर्वांतर है। इस सर्वांतर और सर्वगत के कारण ही शुभ का जो स्वरूप है ये सर्वगत शुभ है। अब इससे संबंधित एक प्रश्न उठता है कि जब हम सर्वगत श्रेय या सर्वगत कल्याण की बात कर रहे हैं तो इस सर्वगत कल्याण या सर्वगत श्रेय का अर्थ क्या है? अब सभी मनुष्य का कल्याण सर्वगत कल्याण है। स्पष्ट है कि सभी मनुष्यों का कल्याण जो है वो सर्वगत कल्याण नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी मनुष्य या मनुष्य का संप्रत्यय जो है, जो कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन है, वो एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है। जबकि सर्वगत कल्याण या कॉमन गुड जो है वह कंक्रीट या मूर्त है। अब सर्वगत कल्याण में आत्मलाभ के दो अनिवार्य अंग हैं। पहला, नित्य चैतन्य का लाभ। इस दृष्टि से आत्मलाभ किसी मनुष्य का अपना निजी कल्याण नहीं है। इसमें मनुष्यों की अनेकता की व्यवस्था नहीं की जा सकती। दूसरा जो इसका स्वरूप सामने आता है वह यह है कि नित्य चैतन्य की अपनी अभिव्यक्ति के द्वारा प्राप्ति। इस दृष्टि से अगर हम देखें कि नित्य चैतन्य की अपनी अभिव्यक्ति के द्वारा प्राप्त, जब नित्य चैतन्य अपनी अभिव्यक्ति के द्वारा किसी भी नैतिक संप्रत्ययों को प्राप्त करता है तो उस दृष्टि से प्रत्येक मनुष्य नित्य चैतन्य को अपनी सत्ता द्वारा प्राप्त करता है।
उसके आत्म लाभ में व्यक्तिगत चेतना का भी महत्व है, क्योंकि वही आत्म लाभ को सिद्ध करती है। वैयक्तिक चेतना ही आत्म लाभ को सिद्ध करती है। इस प्रकार आत्म लाभ प्रत्येक मनुष्य तथा समाज का कल्याण है। यदि हम आत्म लाभ कर रहे हैं तो एक तरफ तो सोसाइटी का भी कल्याण होता है, दूसरी तरफ जो है वह ह्यूमन बीइंग का भी कल्याण होता है। तो इस तरह से मनुष्य और समाज दोनों का कल्याण होता है। ग्रीन जो है आत्मलाभ के दूसरे रूप का ही समर्थन। टीएच ग्रीन जो है ये आत्मलाभ का दूसरा स्वरूप, जिसमें कि समाज का भी कल्याण हो रहा है और मनुष्य का भी कल्याण हो रहा है, इसी रूप को वो समर्थित करता है। उसने आत्मा को निसंदेह देश काल से परे माना और मनुष्य को उसकी अभिव्यक्ति कहा, किंतु उसने देश काल में स्थित मनुष्य के द्वारा ही आत्मलाभ को शक्य समझा। यानी यदि आत्मा की सत्ता देश कालातीत है और मनुष्य इस जगत में विद्यमान है, तो इस जगत में विद्यमान मनुष्य के आत्मलाभ द्वारा ही वह मानता है कि मनुष्य अपने साथ पूरे समाज को लाभ दिला सकता है, कल्याण कर सकता है। सर्वगत कल्याण जो है ये सामाजिक कल्याण है, जिसे हम कॉमन गुड कह रहे हैं। ये एक तरह से सोशल वेलफेयर है, सामाजिक कल्याण है, लेकिन ये सामान्य कल्याण नहीं है, ये जनरल गुड नहीं है। अब जब हम यहाँ सामाजिक कल्याण और सामान्य कल्याण की बात कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि सामाजिक कल्याण तथा सामान्य कल्याण में क्या अंतर है। ग्रीन का ये मानना है कि सर्वगत कल्याण को एक तथा सभी मनुष्यों के कल्याण के रूप में देखा जा सकता है। यह निरपेक्ष कल्याण है। प्रायः हम जिसे उच्चतम शुभ कहते हैं वे सब सर्वगत कल्याण है। उदाहरण के लिए सामाजिक शांति, सुव्यवस्था, सत्य, ज्ञान, सौंदर्य, दर्शन आदि सभी के लिए कल्याणकारी हैं। सत्य से सत्य बोलने वाले और सत्य सुनने वाले दोनों का लाभ होता है। इसी प्रकार दान से दान देने वाले और दान प्राप्त करने वाले दोनों को लाभ होता है, या ये कहें कि दोनों लाभान्वित होते हैं। दूसरी तरफ जो निम्न स्तर का श्रेय है, जो लोअर गुड्स है, एक तरफ तो हायर गुड्स हो गए और दूसरी तरफ जो लोअर गुड्स है उनका उपभोग, यानी जो लोअर गुड्स है उनका एंजॉयमेंट या उपभोग जो है एक या सभी मनुष्य एक समय में नहीं कर पाएंगे। किंतु यदि श्रेय उच्चतर है तो उसका उपभोग जो है सभी मनुष्य एक समय में ही कर पाएंगे। उदाहरण के लिए अगर हम उच्च श्रेय की बात करें तो सत्य बोलने को उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। सत्य बोलना एक ही समय में सभी मनुष्य जो है वो सत्य बोल सकते हैं। लेकिन जिसे हम लोअर गुड्स कह रहे हैं या निम्नतम शुभ कह रहे हैं, इसको यदि उदाहरण के रूप में देखा जाए तो मान लीजिए कि रोटी का टुकड़ा है और किसी को भूख लगी है, तो उस रोटी के टुकड़े को सब मनुष्य एक समय में तो नहीं खा सकते।
कोई एक ही व्यक्ति खाएगा और उसी की इच्छा की पूर्ति हो, जबकि उच्चतर श्रेयों में ऐसा नहीं है। सर्वगत कल्याण का यही मुख्य लक्षण है कि उसका संबंध जो है वो उच्चतम श्रेय से है, और यही सद्गुण है और सद्गुण का लक्षण भी है। सर्वगत कल्याण से मनुष्य अपनी उच्चतम प्रकृति को प्राप्त करता है और निम्नतम प्रकृति को छोड़ता है। जब हम हाईएस्ट गुड की ओर अग्रसर होते हैं तो इस प्रक्रिया में होता क्या है कि हम अपनी निम्नतम प्रकृति को, हमारे अंदर जो भी क्षुधाएं हैं, वासनाएं हैं, इन क्षुधाओं वासनाओं को हम धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं और उच्चतम प्रकृति की ओर बढ़ते जाते हैं। प्रथम दृष्टि से यह आत्मलाभ है, तो द्वितीय दृष्टि से यह आत्म बलिदान है। अब जब हम प्रथम दृष्टि से इसको आत्म लाभ कह रहे हैं और द्वितीय दृष्टि से आत्म बलिदान, तो यहां आत्मलाभ सेल्फ रियलाइजेशन और आत्म बलिदान या सेल्फ सेक्रीफाइस की जब बात करते हैं तो आत्म लाभ का अभिप्राय यही है कि मनुष्य जो है वह अपनी उच्चतम प्रकृति को प्राप्त कर रहा है, और जब वो उच्चतम प्रकृति को प्राप्त कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि ये आत्म लाभ की स्थिति है। और दूसरी ओर वो क्या कर रहा है कि दूसरी ओर वो निम्नतम प्रकृति को छोड़ रहा है, और छोड़ रहा तो एक प्रकार से ये आत्म त्याग है। इसका सीधा मतलब हुआ कि इट requires the cognition that individuals can only achieve true freedom and fulfillment for the welfare of community। हमारी दृष्टि में जो है वो समुदाय ही होना चाहिए। Individuals have a responsibility to contribute to the common good, which is achieved by acting morally and socially, not just pursuing personal gain। ये केवल व्यक्तिगत लाभ से नहीं होगा, वरन हमारा जो एक्ट है वो सोसाइटिकल ओरिएंटेड होना चाहिए। हमारे कार्य का जो ध्येय है, हमारे एक्ट का जो फोकस होना चाहिए वो समाजोन्मुख होना चाहिए, वो एक तरह से सोसाइटिकल होना चाहिए। ग्रीन्स vision challenge extreme individualism and highest the interdependence of personal and social well-being। ग्रीन की दृष्टि का मुख्य उद्देश्य था कि हम अपनी वैयक्तिक अतिवादिता, यानी हम केवल इंडिविजुअल में ही बिलीव करें, उसको कहीं न कहीं हमें अवॉइड करना होगा और कॉमन गुड की तरफ, सामान्य श्रेय की ओर उन्मुख होना पड़ेगा। तो ओवरऑल हम देखें तो ग्रीन भी परफेक्शनिज्म के उस बेसिक प्रिंसिपल्स को स्वीकार करता है जिसमें मनुष्य का ध्येय आत्मपूर्णता को प्राप्त करना होता है, और आत्मपूर्णता की प्राप्ति के लिए ग्रीन जो है वह ये मानता है कि संपूर्ण विश्व में एक ही चैतन्य तत्व व्याप्त है। मनुष्य की दो प्रकृति है, निम्नतम प्रकृति और उच्चतम प्रकृति। निम्नतम प्रकृति को हमें अवॉइड करना होगा और उच्चतम प्रकृति की ओर बढ़ना होगा, और जब हम उच्चतम प्रकृति को ओर बढ़ते हैं तो यही पोजीशन हमारी सेल्फ रियलाइजेशन और कॉमन गुड की होती है, जिसमें हम अपने वैयक्तिक इंटरेस्ट को छोड़ करके समाज केंद्रित लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, और वैसा शुभ ही सामान्य शुभ होता है। अब
अगले व्याख्यान में हम लोग एक अन्य महत्वपूर्ण आत्मपूर्णतावादी नीति शास्त्री फ्रांसिस हर्बर्ट ब्रेडले के बारे में चर्चा करेंगे।